Adhika, Yes, sir. am I audible? Yes, ma'am. Audible. Okay. The screen is also visible? Yes, ma'am. But I can see the entire thing. I'm trying to do that. If I do it, I won't be able to see the meat. That's the issue. So I'll try doing it again. Now you probably are seeing. Yes, ma'am. So now I can't change the meat and everything. चलो ठीक है, we will try. Yes, Richard. I'm changing that. I'm telling the same thing. Very good.
मैम Yes, teacher. मैम राइट साइड में एक एरो बना हुआ है कॉर्नर बिलो राइट साइड So if I do that, I don't have the access to join people on the meet. So that's Okay. why I would be doing that right now. Yeah. ओके ओके Am I audible clearly? Okay.
जी मैं जुड़ गई हूँ। मैं मिसेस मधुराज। स्मिता मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार जी। स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Mrs. Madhuraj. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Nupur. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Ma'am, we'll just begin shortly. We'll just Sure. expect a few more people to join, and then we will begin in another 5 minutes. Sure, sure. Right. नमस्कार मधुराज जी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मधुराज जी एंड सभी को नमस्कार। Vaishnavi, you can begin. बच्चा आपकी आवाज नहीं आ रही। Ma'am, am I audible now? Yes, बच्चे you are audible. Okay. You can start, Vaishnavi. Okay, ma'am.
शुभ सांध्य बेला, गुड आफ्टरनून, प्रणाम। मानव कंठ को शब्द स्वर और मस्तिष्क को ज्ञान से अभिसिंचित करने वाली विद्या की अधिष्ठात्री माँ वाणी के चरणों का स्मरण करते हुए मैं वैष्णवी जादौन गूगल मीट के इस पटल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस आभासी पटल को अपनी गरिमामयी उपस्थिति से गौरवान्वित करने वाली हमारी आदरणीय अतिथि महोदया श्रीमती मधुराज जी, प्राचार्य महोदया आदरणीय डॉक्टर पायल मागो, हमारे सभी गुरुजन वृंद, अन्य पर्यावरण विदजन तथा मेरे साथियों, शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज फॉर विमेन परिवार की ओर से आयोजित ICSSR के अंतर्गत इकोलॉजिकल फेमिनिज्म ऑफ इंडियन वीमेन, अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑन इंडिजिनस प्रैक्टिसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आधारित इस वेबिनार में आपका हार्दिक वंदन और अभिनंदन है। जैसे कि आपको विदित है, इकोलॉजिकल फेमिनिज्म नारीवाद और प्रकृति को एक ही दृष्टिकोण से देखने का अनुशीलन है कि नारी और प्रकृति परस्पर क्या क्षमता रखती हैं। प्रायः ऐसा देखा गया है कि नारी का सबसे उदार रूप माँ का होता है। जिस प्रकार बच्चे माँ से अपनी सभी इच्छाओं आकांक्षाओं की पूर्ति अपना अधिकार समझते हैं, किंतु उत्तरदायित्वों की बात आने पर कितने होते हैं जो खरे उतरते हैं। ठीक वैसे ही भारतीय समाज में प्रकृति को माँ का दर्जा दिया गया है। हमारे शास्त्रों में कहा है, भूमि माता पुत्रो अहम पृथ्व्या। इसीलिए हमने नदियों को भी माँ कहा और प्रकृति का कम से कम दोहन करने की हिमायत की। परंतु कालांतर में भौतिक विकास की उच्चाकांक्षा की लालसा, बल्कि कहा जाए तो लिप्सा ने मनुष्य को प्रकृति के प्रति क्रूर और हिंसक बना दिया। वन काट डाले, पहाड़ तोड़ डाले, अमृत तुल्य शीतल जल प्रदान करने वाली नदियों का जल प्रदूषित कर डाला, उनके मार्ग अवरुद्ध कर डाले। किंतु जैसे जिद करने पर माँ अपने बच्चे को चांटा लगा देती है, इसी तरह आज प्रकृति भी जगह जगह हमारे चांटे लगा रही है। ये चांटे हैं बाढ़, भूकंप, सूखा, भूस्खलन, सुनामी आदि के रूप में। खेदे की बात भारतीय हमने उपभोक्ता की दृष्टि से देखा। हमें अपना अधिकार तो याद रहा, किंतु कर्तव्य को भूल गए। परिणाम हमारे सामने है। इकोलॉजिकल फेमिनिज्म नारीवाद की ही एक शाखा है, जिसमें प्रकृति और नारी के संबंध में समानता स्थापित करने और उनके परेशानियों को उजागर करने का काम किया जाता है। इकोलॉजिकल फेमिनिज्म संस्कृति, धर्म, साहित्य में महिलाओं और प्रकृति के उत्पीड़न की बात करता है। यह नारी और प्रकृति को संपत्ति के रूप में देखने तक सीमित नहीं है। इसमें इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि महिलाओं और प्रकृति दोनों का ही सम्मान किया जाना चाहिए। आइए इसी श्रृंखला में हमारे मध्य उपस्थित व्यक्तित्व विशेष से मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे मध्य उपस्थित हैं हमारी माननीय अतिथि महोदया श्रीमती मधुराज जी। आप स्थायी उद्यमी होने के साथ साथ महिला पर्यावरणविद हैं, रिसाइकल्ड बैग्स एंड क्विल्ट्स फोरम की संस्थापक हैं। आप पुराने कपड़ों या फेंके गए कपड़ों के पुनर्चक्रण की प्रवर्तक हैं तथा आपने पैंट, शर्ट, सलवार कमीज, जीन्स, साड़ी और पुराने पर्दों के टुकड़ों से बहुत ही आकर्षक पाउच मास्क, चादर, रजाई आदि बनाने के विचार को लोकप्रिय भी किया है और इसका क्लोथ इंडस्ट्री में व्यापक प्रभाव दिखाई भी देता है। रेमंड सेरी की कंपनियां अब पुराने कपड़े खरीद रही हैं। निश्चित ही इस प्रक्रिया में मैम की अद्वितीय भूमिका है। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है। कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करने के लिए मैं अपनी प्राचार्य महोदया को पटल समर्पित करती हूँ। मैम कृपया इस विषय पर प्रकाश डालिए कि इको फेमिनिज्म और इकोलॉजिकल फेमिनिज्म में क्या अंतर है। दोनों एक दूसरे के पर्याय ही हैं अथवा अलग अलग हैं? यदि अलग अलग हैं तो कृपया विस्तार से हमें इन दोनों के विषय में बताएं, क्योंकि प्रायः लोग इस विषय में भ्रम में रहते हैं। इवन इंटरनेट पर भी इस संबंध में कोई खास सामग्री उपलब्ध नहीं है। प्लीज मैम।
थैंक यू वैष्णवी, एंड इतनी सुंदर इसकी स्टार्ट करने के लिए मैं तुम्हें पहले से ही बहुत बहुत बधाई दे देती हूँ। तुमने बहुत अच्छे से पढ़कर और इसको विषय को समझकर सबके सामने एक जो इंट्रोडक्शन रखी है वो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत अच्छी है, और शायद तुमने मेरा आधा काम कर ही दिया है। अभी अभी जो मैं मधुराज जी का भी स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में, और जितने भी बाकी सब लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हैं मैं उन सबका भी स्वागत करती हूँ। ये हम एक ICSR का प्रोजेक्ट है जिसमें हम जो इंडिजिनस वुमेन मतलब इंडियन वुमेन के बारे में हम कह सकते हैं, उसकी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो वो वर्तमान में एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए जितनी भी उसकी प्रैक्टिसेस हैं उसको एक साथ लाके एक साथ जोड़ने के लिए एक कोशिश हमने आरंभ की है। लेकिन इससे पहले जैसे हमने शब्द यूज किया इकोलॉजिकल फेमिनिज्म, और ये शब्द आया, इसमें शब्द जो साथ में है इसके फेमिनिज्म, और एक जब आप उस पे जाते हैं इंटरनेट पे तो आपको एक इको फेमिनिज्म एक शब्द मिलता है। तो सबसे पहले तो मैं फेमिनिज्म शब्द पे जाती हूँ, सिंस ये पहला ही है लेक्चर, तो इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकली हमें समझना पड़ेगा कि फेमिनिज्म क्या है, इको फेमिनिज्म क्या है, और उसके बाद जो हम इकोलॉजिकल फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं वो फेमिनिज्म ही है कंसेप्ट और थ्योरी में या उससे अलग है, और वो इको फेमिनिज्म है या इकोलॉजिकल फेमिनिज्म है उससे कैसे अलग है। अगर हम फेमिनिज्म की बात करें, आप अपने दिमाग में कुछ शब्दों को, मुझे ऋतुराज में नजर आ रहा है यहाँ पे, तो अंग्रेजी के कुछ शब्दों को सोचने की कोशिश करिए जिसमें एंड अप होता है इज्म से, ISM, रेसिज्म, नेशनलिज्म, हिंदुइज्म, हिंदुइज्म एंड लक्ष्मी कुछ कह रही थी, कास्टिज्म, फेमिनिज्म, कम्युनिज्म। तो जो मुझे बहुत सारे शब्द इसमें आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव मीनिंग वाले हैं। अगर आप नेशनलिज्म को भी लें तो कहीं ना कहीं थ्योरीज में जो कम्युनिस्ट थ्योरीज भी हैं और जो बाकी थ्योरीज में है उसमें नेशनलिज्म को भी नेगेटिवली प्रोड्यूस किया गया है। ऑल्दो मुझे सिर्फ एक नेशनलिज्म शब्द इसमें ऐसा नजर आ रहा है कि जो पॉजिटिव है। और अगर हम इज्म की बात करें, जहां जहां ISM लगा है सफिक्स के फॉर्म में, तो इट इज जस्ट अ कंसेप्ट और अ थियरी लाइक हिंदुइज्म, जैनिज्म, casteism. So basically that reflects a concept or a theory. अब अगर हम फेमिनिज्म के ऊपर आते हैं तो फेमिनिज्म इज अ कंसेप्ट which originated in West. एंड अमेरिका में सबसे पहले, फिर उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन में। अगर हम फेमिनिज्म को हिस्टोरिकली पढ़ने की कोशिश करें तो उसमें हम फर्स्ट वेव, फिर उसके बाद सेकेंड वेव, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स बाद में आना, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स हमारे पास आते हैं। जैसे फर्स्ट वेव का जो कंसेप्ट था उसमें विमेन मूवमेंट हुई वेस्टर्न कंट्रीज में, और बहुत शार्प मूवमेंट हुई 18th सेंचुरी में, जिसमें विमेन ने कुछ राइट्स की डिमांड करी कि हमें वोटिंग राइट होना चाहिए, प्रॉपर्टी का राइट होना चाहिए। बिकॉज बहुत जगह पे अगर आप ईस्ट को छोड़ दें तो वेस्टर्न कंट्रीज में विमेन को वोटिंग राइट भी नहीं था। उस समय हम कैसे थे, जब उनको प्रॉपर्टी रखने का राइट नहीं था, जब उनको वोटिंग राइट नहीं था, तो क्या हम हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी समय सोच सकते हैं क्या कि जब विमेन को ये सारे राइट्स ना हो? मुझे नहीं लगता कि मेरे को कोई ऐसी चीज ध्यान में आ रही है कि जहां पे विमेन के ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो फंडामेंटल राइट्स लेने के लिए हिंदुस्तान की महिला को या इंडियन विमेन को कोई ऐसी फाइट करनी पड़े। तो जब भी मैं फेमिनिज्म के बारे में पढ़ रही थी या फेमिनिज्म के बारे में बाकी भी जो आता है, तो इट इज बेसिकली अ कंसेप्ट, अ थियरी एंड देन अ मूवमेंट. It is a concept also, it is a theory also, where
the women demands the equal rights as men. और जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो बहुत जगह पे आप पढ़ेंगे कि इंडियन विमेन्स फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन विमेन मतलब फेमिनिज्म की जो भी आपने आंदोलन कहे या कोई ऐसे स्ट्रगल कहे जो हमें वेस्ट में बड़ी ऑर्गेनाइज्ड देखने को मिलती है. फर्स्ट वेव थी तो उसमें उनको वोटिंग राइट्स, सेकेंड वेव में उनको बाकी राइट्स भी चाहिए थे विमेन को कि उसको जॉब करने का राइट, प्रॉपर्टी रखने का राइट, मेन के जैसे कपड़े पहनने का राइट. इसके लिए भी स्ट्रगल करनी पड़ी कि जो मेन कपड़े पहन रहे हैं और जो विमेन कपड़े पहन रही है वो सेम कपड़े पहनने का राइट और सिमिलर राइट्स मेन के अकॉर्डिंगली उनको मिलने चाहिए. मुझे ऐसी कोई स्ट्रगल हिंदुस्तान में नजर नहीं आती और वहां लिखा भी है इंडियन विमेन स्ट्रगल इज ए हिस्टोरिकल, इट इज नॉट हिस्टोरिकल एट ऑल. अब लेकिन हम बात करते हैं तो हमारा जो पूरा अगर हम अपने इतिहास के ऊपर जाएंगे तो बड़े दो क्लियर कट उसमें हमारी हिस्ट्री डिवाइडेड है. हमारी एंशिएंट हिस्ट्री, हमारी मेडिवल हिस्ट्री एंड अ हिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस. एंशिएंट हिस्ट्री में जाएंगे आपको कहीं भी विमेन के ऊपर ऑपरेशन वाला ऐसा कहीं नहीं मिलेगा. उसको गुरुकुल में जाने का भी राइट था, उसको वेद पढ़ने का भी राइट था. विमेन हमारे यहाँ पे रूलर्स भी हुई हैं, उन्होंने पूरी की पूरी सत्ताएं संभाली हैं, फाइटर्स हुई हैं, पॉलिटिशियंस हुई हैं, एकेडमिशियंस हुई हैं. तो ऐसी कोई भी स्टेट नहीं है, ऐसी कोई भी काम नहीं है जिसमें आपको विमेन नहीं मिलेगी. आप इंद्राणी से शुरू करके आज कल्पना चावला तक पहुंच सकते हैं. आपको हर जगह पर आपको विमेन एक्टिव मिलेगी, उसके पास पूरे राइट्स भी होंगे. उनको इन छोटे छोटे राइट्स के लिए कि मुझे कपड़े जैसे पहनने हैं, मुझको स्कूल में जाना है, ऐसा राइट्स आपको कहीं हमारी एंशिएंट हिस्ट्री में नहीं मिलेगा. लेकिन हाँ, जब आप मेडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं तो मेडिवल हिस्ट्री में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी बिकॉज उस समय जबरदस्त हिंदुस्तान के ना विमेन का ही नहीं मेन का भी ऑपरेशन हुआ. उनके ऊपर भी अत्याचार हुए. हमने बहुत सारे आक्रमण झेले, अलग अलग जगहों से आक्रमण झेले, फ्रांस से लेके, डच से लेके, हून से लेके और मुगल्स तक, और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, सबके आक्रमण हमारे ऊपर हुए और उसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट हमारी फैमिलीज के ऊपर आया. और फैमिलीज में जो सबसे पहले चिंता हुई कि विमेन को बचाना है, उसकी वजह से उसका बाहर निकलना बंद हुआ. हमारे यहाँ पर्दा प्रथा शुरू हुई, स्कूल खत्म हुए, लड़कियों को बाहर जाने की परमिशंस कम मिली क्योंकि बाहर सेफ्टी नहीं लग रही थी. इसलिए जितनी सेफ्टी है वो घर के अंदर ही मिल सकती है, ऐसा सोचने के बाद में बहुत सारी चीजें हमारी शुरू हुई. और इन सब चीजों के बीच में से एक दहेज प्रथा भी शुरू हुई, जो कि आप अपने एंशिएंट उसके अंदर जाएंगे तो आपको अगर आप सीता स्वयंवर की बात करेंगे या द्रौपदी स्वयंवर, आपको बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स मिलेंगे कि जहां पर लड़की के पास ये राइट था कि वो अपना पति स्वयं चुन सके. लेकिन मेडिवल इंडिया आने तक, जब मेडिवल हमारा आया, उसके बीच में बहुत सारे लड़कियों से राइट्स छीने गए. और उस समय पे हम अगर एक विमेन को याद करें, ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र में, तो उन्होंने विमेन के लिए एक स्कूल शुरू किया और हमारी जो फेमिनिस्टिक थ्योरी है वो वहां से शुरू हो जाती है. जबकि हमारी जो हिस्ट्री है वो उससे इट इज डेटिंग बैक टू सो मेनी सेंचुरीज बैक. तो जो रिटन हिस्ट्री हमारी आती है फेमिनिज्म की, वो कहीं ना कहीं ज्योतिबा फुले से शुरू हो जाती है. यहाँ तक तो फेमिनिज्म को मैंने एक्सप्लेन किया. बाद में अगर कोई प्रश्न होंगे तो मैं वो भी ले सकती हूँ. जब हमने फेमिनिज्म को एक्सप्लेन किया तो अभी एक बड़ा लेटेस्ट कंसेप्ट जो कि 19th सेंचुरी का है, उसको हमने इको फेमिनिज्म कहा. देयर आर एक्टिविस्ट्स, अगेन फेमिनिज्म इज अ कंसेप्ट एंड अ थ्योरी. और उसके बाद जब कंसेप्ट और थ्योरी होता है तो उसके बाद कोई आंदोलन आता है या कोई ऐसी मूवमेंट चलती है, वो भी इसी से रिलेट, इसी कंसेप्ट और थ्योरी के बेसिस पे है. जैसे अभी वैष्णवी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इको फेमिनिज्म को.
तो जो एनवायरमेंटलिस्ट थे, जब वो कंसेप्ट और थियरीज डेवलप कर रहे थे, तो इट इज दे कंपेयर्ड नेचर विद वुमेन, एंड नेचर को वुमेन से कंपेयर करने में उन्होंने सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखा कि हमने नेचर का ऑपरेशन किया है और हमने वुमेन का भी ऑपरेशन किया है। जब दोनों को हमने दबाया है तो इकोफेमिनिज्म इज अनदर थ्योरी वेयर वुमेन इज रिलेटेड टू नेचर, कि जिस तरह से एक्सप्लॉयटेशन नेचर का हुआ उसी तरह से वुमेन का ऑपरेशन हो, उसी तरह से एक्सप्लॉयटेशन वुमेन का भी हुआ। वहां से निकल के आया एक शब्द इकोफेमिनिज्म। दिस इज अगेन अ कंसेप्ट। तो हमें नेचर का ध्यान रखना है जिस तरह से, बिकॉज नेचर इज डेलिकेट, हमें उतना ही वुमेन का ध्यान रखना है बिकॉज वी कंसिडर दैट टू बी डेलिकेट। लेकिन इकोफेमिनिज्म में हम ये भूल गए कहीं ना कहीं कि केवल ऑपरेशन ही नहीं है, केवल नेचर का एक्सप्लॉयटेशन ही नहीं है, नेचर की जो सबसे बड़ी मैनेजर है वो वुमेन है। व्हाई? बिकॉज शी इज द मैनेजर ऑफ आवर हाउस। She is the manager who is taking all the measures in her house to manage that properly, to conserve each and everything and to run it in the maximum fruitful manner. जब वो अपने घर को रन करती है और आप एक विलेज की विमेन के साथ बात करते हैं तो वो आपको बहुत स्ट्रेंथेंड नजर आती है। उसको अपनी प्रकृति के बारे में जानकारी है, उसको जानकारी है कि एग्रीकल्चर में फसलें कैसी होंगी, किस समय पे कौन सी फसल होगी। उसको पहचान है कि चावल की अगर 10 वैरायटी उसकी लोकेलिटी में होती है तो उस 10 वैरायटी के चावल देख के वो उनका नाम बता सकती है। उसके आसपास जंगल में जो भी मेडिसिनल वैरायटीज हैं प्लांट्स की, वो उनको भी ठीक से बता सकती है। तो ये भी तो एक तरह का फेमिनिज्म है, जहां फेमिनिज्म थ्योरी को हम भूल जाते हैं। Feminism is not only about oppression, but feminism should be about the strength of the women, where she can take care of all her resources which are around her, whether it is natural resources or these are the earned resources of the houses. तो इसलिए जब हम लूजली यूज करते हैं इको फेमिनिज्म को सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन के पर्पस से, तो मुझे ये लगता है कि ये एक्सप्लॉयटेशन केवल नहीं है। अगर हम अपने समाज की महिला को दीपा थोड़ी देर में, बाद में, मैं आई एम इन अ वेबिनार, तो हम अपने समाज की महिला का अगर ठीक से चिंतन करें तो मैं किसने खड़ा किया हुआ है? अगर हम अपने समाज की महिला का ठीक से चिंतन करें तो हम ये समझ सकते हैं उसके अंदर कि उसके पास इतने सारी मेथडोलॉजीज हैं कि वो कहीं ना कहीं नोइंगली और अननोइंगली नेचर के साथ अपने आप को जुड़ी हुई महसूस करती है, और नेचर के साथ ही उसने इतना ज्यादा कंजर्वेशनल प्रैक्टिसेस हैं। मैं कुछ एक एग्जांपल्स जो मैंने पिछले एक वेबिनार हुआ था उसमें भी दिए थे। अगर हम मेडिसिनल प्लांट्स की बात करें तो अरुणाचल की जो आपतानी ट्राइब है उसमें जो ट्राइबल वुमेन है, जो ओल्डर वुमेन है, शी कैन आइडेंटिफाई 25 varieties of rice and she can also identify all the plants which are medicinal in nature. Similarly, अगर आप केरला और कोस्टल एरियाज आंध्रा की बात करें तो वहां पे विमेन इवन जो ओल्डर विमेन है उससे सजेशन दिया जाता है कि इस समय सॉइल की कंडीशन कैसी है और हम किस तरह की फसलें इस पे बो सकते हैं, क्योंकि उसकी
ऑब्जर्वेशन इतनी कीन ऑब्जर्वेशन है कि वो सॉइल में उगने वाले जंगली पौधों को देखकर भी ये बता सकती है कि सॉइल में सैलिनिटी इतनी ज्यादा है कि कम है कि इसमें पौधे बोए जा सकते हैं, फर्दर फसल ली जा सकती है कि नहीं ली जा सकती है। और एंड इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड आल्सो कि जिस तरह से वो पौधों को देखती है और उसके बाद उनको पता है, दिस इज अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। आंध्रा के अंदर जो कोस्टल एरिया की विमेन है उसमें ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं। कम ओवर टू द चिपको मूवमेंट, उसमें चिपको मूवमेंट जो सबसे पहले शुरू हुई वो बिश्नोई कम्युनिटी से शुरू हुई और वो भी 18th सेंचुरी की बात है, जब खेजड़ी ट्री को काटने के लिए जब जोधपुर के राजा के लोग आते हैं तो वहां पर अमृता देवी, जो कि अमृता देवी बिश्नोई उस कम्युनिटी की हैं, वो उन ट्रीज को काटने नहीं देती। और उसके बाद राजा के जो जोधपुर के राजा के सैनिक हैं वो अमृता देवी का भी वध करते हैं, उनकी 2 बेटियां भी उसमें मर जाती हैं, लेकिन वो पूरा का पूरा समाज खड़ा होता है कि केजरी ट्री को हम काटने नहीं देंगे। उसके बाद आप रिसेंट की भी चिपको मूवमेंट की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो कहीं ना कहीं विमेन आगे आती है अपनी प्रकृति को बचाने के लिए। उसके आसपास जितने भी संसाधन हैं, अगर वो उसको इस्तेमाल भी करती है तो वो ऐसे इस्तेमाल करती है उन साधनों को कि उन साधनों का कहीं ना कहीं कंजर्वेशन हो। और जो भी आप देखेंगे, अगर महिलाएं लकड़ी भी इकट्ठा करने के लिए जाती हैं तो वो सूखी लकड़ी काट के लाएंगी, वो कहीं पे हरे पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाती है। हमारी इंडिजिनस प्रैक्टिसेस हैं। तो इको फेमिनिज्म और इकोलॉजिकल फेमिनिज्म में यही अंतर है। इको फेमिनिज्म में केवल ऑपरेशन है, एक्सप्लॉयटेशन है, नेगेटिविटी है, लेकिन इकोलॉजिकल फेमिनिज्म में विमेन की वो स्ट्रेंथ है, वो जेनेटिकल मेकअप है, वो ऑब्जर्वेशन है, उसकी सेंसिटिविटी टुवर्ड्स नेचर है, जिसमें वो कहीं ना कहीं नेचर को कंजर्व करती है। तो ये जो थर्ड कंसेप्ट है वो हाईलाइट करने के लिए इस प्रोजेक्ट को हमने लिया है। और इसकी सीरीज में बहुत सारी विमेन जो कहीं ना कहीं नेचर की कंजर्वेशन के साथ इंटेंशनली, अनइंटेंशनली, नोइंगली, अननोइंगली जुड़ी हुई हैं, उन सबको लेकर अभी आपने पद्मश्री अवॉर्डी उस महिला के बारे में भी जाना होगा जिसने इतने सारे केलों के पेड़ ही लगा दिए। पैदल चल के, उसके पैर में चप्पल नहीं है, लेकिन हजारों केले के पेड़ उसने सड़कों के ऊपर लगा दिए। और ये केवल हिंदुस्तान की बात नहीं है, दिस इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू इंडिया। अगर आप पूरे वर्ल्ड में भी जाएंगे आपको ऐसी कई मूवमेंट्स मिलेंगी जहां पे प्रकृति को बचाने के लिए, प्रकृति को सेव करने के लिए आपको बहुत सारी मूवमेंट्स, चाहे वो इंडिजिनस वुमेन हो, चाहे और केवल पेड़ पौधों को नहीं, जानवरों को भी बचाने के लिए, जो जंगली जानवर हैं उनको भी बचाने के लिए महिलाएं आगे आई हैं, न केवल भारतवर्ष में बट ऑल ओवर इंडिया। You can take example of Caribbean women. You can take example of a Nobel laureate of Africa. She has taken up the movement of tree plantation. तो ये जो सारी सेंसिटिविटी है एक विमेन की, धरती को भी माँ कहा गया है। तो जब हम प्रकृति को कंपेयर करते हैं तो हम उसको इको फेमिनिज्म में कहीं माँ से कंपेयर नहीं कर रहे कि वो हमें सब कुछ दे रही है। ऐसे ही महिला को भी माँ का दर्जा दिया गया है। तो ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है वो इको फेमिनिज्म से कहीं हट के, नेगेटिविटी से कहीं हट के पॉजिटिव सेंस में और एक नया कंसेप्ट डेवलप करना है जहां पे महिला की, जो विमेन की सेंसिटिविटी टुवर्ड्स नेचर है, दैट शुड बी हाईलाइटेड। एंड व्हेन इट इज हाईलाइटेड, ऑब्वियसली देयर विल बी अ मूवमेंट अगेन टू प्रोटेक्ट environment which is around us, to protect nature which is around us, to conserve our resources, to conserve our resources in nature as well as conservational practices at home. So this is the thing which I wanted to highlight. So we are going towards a new concept which is different from oppression, which is different from negativity, which is different from exploitation, but it includes
conservation, it includes sensitivity, it includes protection, and that naturally comes from women. I don't say that men is not involved, but if you list out the environmentalists all over the world, you will find that there are more environmentalists which are women than the men. And this is a positive thing which we want to include in this concept, that it is the sensitivity of women, it is keen observation of women, it is management of women, which is actually very, very important for conservation of nature, for protection of nature. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for such an enlightening difference between ecological and ecofeminism. I think this was one of the major difference which we all wanted to hear, क्योंकि हम जब भी इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो शायद इकोलॉजिकल भी डालते हैं तो इको फेमिनिज्म ही आता है, क्योंकि उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नॉलेज नहीं है. तो आई थिंक अगर मैं एक्चुअली इसको रिलेट कर पाऊँ तो हम जब पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात करते हैं, जो एक रीसेंट स्कूल ऑफ थॉट की तरह डेवलप हुआ, उसके अंदर भी लाइफ अबव जीरो की बात शुरू हुई, जिसके अंदर नॉट जस्ट द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग, बट यू लुक एट द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड होप एंड रेजिलियंस. सो आई थिंक इकोलॉजिकल फेमिनिज्म काफी हद तक हम उसी तरह से एक पॉजिटिविटी की तरफ रिलेट करते हैं. इसी वेबिनार को आगे कंटिन्यू करते हुए हमारे साथ मधुरा जी हैं, जिन्होंने एक ऐसा स्टेप उठाया इसी एरिया के अंदर. तो वैष्णवी, I would request you to please invite Madhuraj ji, and then we can just listen to her and her perspective, her initiative कि उन्होंने अब तक क्या किया है और वो किस तरह से environment की तरफ help करती हैं और conserve करने के लिए being a women उनका क्या रोल है. वैष्णवी, are you here? यस मैम. अब मैं अपनी आदरणीय अतिथि महोदया श्रीमती मधुराज जी से निवेदन करती हूँ कि वे कृपया अपने जीवन के सफर के बारे में हमें विस्तार पूर्वक बताएं कि उन्हें क्या कठिनाइयां हुई, कैसे कैसे उन्होंने अपने इस जीवन को एनवायरनमेंट के प्रति समर्पित कर दिया. प्लीज मैम. सबसे पहले तो नमस्कार सभी लोगों को, जो लोग इस मीटिंग में आए हैं, इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए हैं. और नमस्कार पायल मग्गो मैम, प्रिंसिपल ऑफ शहीद राजगुरु कॉलेज, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपने जो कहते हैं भावनात्मक जो बिंदु होती है पर्यावरण, उसके बारे में कुछ बताऊं कि मैंने उसके लिए अपनी तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया, क्या किया मैंने, जिसको कि मैं अपना फर्ज समझती हूँ कि पर्यावरण को हम बहुत कार्बन उत्सर्जन देते हैं, या एक इंसान होने के नाते हम पर्यावरण से बहुत कुछ लेते हैं, तो पलटकर हम पर्यावरण को क्या देते हैं. तो ये इस सोच को रखते हुए मैंने थोड़ा सा एक इनिशिएटिव लिया, उसके बारे में बताऊंगी. स्मिता सुंदरम जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि वो हमेशा ही मेरे साथ टच में रहती हैं. कुछ दिनों पे मुझे फोन करती हैं, मुझसे टच में रहती हैं, मधु जी क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, और कई बार बहुत वैल्यूएबल सजेशन भी देती हैं कि मधु जी ऐसे कर सकती हैं, आप ऐसा कर सकती हैं क्या. तो मेरी सोच उसी डायरेक्शन में जाती है. तो स्मिता जी का ये एटीट्यूड, ये रवैया मुझे बहुत अच्छा लगता है. और मैं अपने बारे में बताऊं, अपने इस जर्नी के बारे में बताऊं, उसके पहले मैं थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में देना चाहूंगी. मेरा नाम मिसेस मधुराज है, मैं द्वारका में रहती हूँ. द्वारका सेक्टर 6 में मेरा रेसिडेंस है और मैं एक पर्यावरण प्रेमी हूँ. जर्नी शुरू हुई 1998 जब मैं शादी होके दिल्ली आई. मैं एक छोटे शहर की लड़की, वहां पे अपने छत पे बहुत पेड़ पौधे उगाती थी, मिर्च के पौधे और सेम फली और फलाना ढिमकाना, सारा कुछ जो भी मुझे अच्छा लगता. पापा मेरा बहुत सहयोग करते थे,
पता नहीं, बचपन से मुझे याद नहीं कि मैं कब से पौधे लगा रही हूँ, कब से उससे प्रेम कर रही हूँ। सुबह उठने के बाद सबसे पहले पौधे के पास ही जाते, उसके पत्ते को छुए बगैर मुझे चैन नहीं आता था। शादी हुई, बड़ी हुई, इसी तरह चलता रहा। शादी हुई, मैं जब दिल्ली आई तो हस्बैंड के साथ ऐसे ही घूमने निकली थी, तो मैं करनाल रोड से क्रॉस कर रही थी। मैंने अनायास ही बोल दिया हस्बैंड से कि वाह, पहाड़ तो बहुत ऊंचा है यहाँ पे। कहते पहाड़? कौन सा पहाड़? ये कूड़ों का पहाड़ है। मैं छोटे शहर की लड़की, मुझे आइडिया भी नहीं था कि बड़े शहरों में इतना कूड़ा निकलता है। चलिए, बात आई गई हो गई। तो इसके बाद मैं गारमेंट इंडस्ट्री से हूँ, मैं गारमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन किया कुछ सालों के बाद। वहां की बर्बादी मेरे दिमाग से ऊपर था। इतनी बर्बादी क्यों और कैसे कर लेते हैं लोग, मुझे समझ नहीं आता था। चलिए, बात वहां भी आई गई हो गई। मैंने जॉब किया। 2008 में मैंने जॉब छोड़ा। 2008 में जॉब छोड़ने के बाद 2009 में मैंने जॉब छोड़ा। 1 साल मैंने रेस्ट लिया। 2010 आ गया। 2011 में मैंने सोचा कि मैं कुछ करूंगी। इतने में मुझे ये फरमान मिल गया। फरमान ही कहेंगे कि पति मेरे, हम लोग साउथ दिल्ली में थे, तो उन्होंने कहा हमें द्वारका शिफ्ट होना है। उस दौरान सिलाई मशीन पर अपनी पुरानी चादरें निकाली और बड़े बड़े बैग सिल लिए। उसमें सारा सामान भर के लेके आ गई। उस समय से मेरे दिमाग में था, जब से मैं गारमेंट इंडस्ट्री में थी तब से मेरे दिमाग में था कि यार, इतना कपड़ा उपजाते हैं, इतना कपास उपजाते हैं, इतना कपड़ा बनाते हैं, इतना पावर लगाते हैं और उसको इस तरह बर्बाद करते हैं। तो आखिर ये क्या हो सकता है कि हम बर्बादी को रोकें, सो दैट हमें कपड़े और कपास की उत्पत्ति में थोड़ा कमी लाई जा सके। दिमाग में तो था ही। ये बनाया तो मेरे अड़ोस पड़ोस की, जो मेरी पड़ोस में जो लेडीज रहती थी, उन लोगों ने आते जाते देखा, बड़ा अप्रिशिएट किया। तो मेरे दिमाग में एक बीज उपज गया कि क्यों ना ये जो बर्बादी है, क्यों ना मैं अपना फर्ज समझते हुए मैं यहां से इसकी शुरुआत करूं। मैं बचपन से ही बहुत ये थी कि मेरी माँ जो थी वो बहुत बचत करके, कपड़ों का, खास करके कपड़ों का या और भी चीजों का, जो आमतौर पे हमारी भारतीय नारियां करती हैं। तो मैं माँ के साथ रहती थी, तो काफी कुछ ये सब चीजें, जो पिल्लो कवर बना लिया, इसका ये कर लिया, वो सारा कुछ थोड़ा था दिमाग में कॉन्सेप्ट। और मैंने वहां से घर में अपने लिए 2-4 चीजें बना के वहां से शुरू किया। लोगों को पसंद आया। उसके बाद मैंने जॉब चूंकि छोड़ चुकी थी, तो मैंने एज अ प्रोफेशन इसको सोचा कि अपनाऊंगी। अब जब प्रोफेशन सोचा तो मैंने ये भी सोचा कि जब तक प्रोफेशन नहीं अपनाऊंगी, मैं विस्तृत रूप से कुछ नहीं कर सकती पर्यावरण के लिए, क्योंकि मैं ऐसे कितने लोगों को समझाती फिरूंगी। जब मेरे पास ये एज अ व्यवसाय होगा तो मेरे पास एक गोल होगा कि मुझे कुछ करना और कैसे करना है, इसकी पूरी स्ट्रैटेजी होगी। मैंने शुरू किया 2013 में। 2012 में शुरू किया था एक्चुअली, और माता जी को कैंसर हो गया। कैंसर भी, उसके पीछे भी कहानी है, वो भी एनवायरमेंट से ही जुड़ा हुआ था, इसलिए मैंने ये काम, वो भी बताऊंगी। वो मैंने शुरू किया 2013 में। 2013 से लेके 14, 15, 16, 17, 4 साल तक सोसाइटी टू सोसाइटी जाके मैंने ये जागृति पैदा की लोगों में कि आपके घर में जो इतना कबाड़ निकलता है, डिस्कार्डेड क्लोथ्स निकलते हैं, इतने सलवार कमीज, इतनी चादरें, इतना क्या करती हैं आप जानती भी हैं कि इसको बनाने के लिए कितना कपास हमें उपजाना पड़ता है, उस कपास के उत्पादन के लिए कितना पानी लगाना पड़ता है, और इस पानी के दोहन से हमारे भविष्य में हमारे जो जनरेशन आ रहे हैं उनको क्या मिलेगा। और कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पानी का दोहन करते करते हम अपने बच्चे को इतना लाचार कर दें कि उस कूड़े के पहाड़ पे अपना घर बना के रहने को मजबूर हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पानी में इतना केमिकल घोल दें कूड़े की वजह से कि हमारे बच्चे केमिकल के पानी पीने को मजबूर हो जाएं। चलिए, बहुत अच्छा 4 साल मैंने मेहनत किया तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया। रिजल्ट ये आया कि लोग अब मुझसे परामर्श करने लगे कि मधु जी, इतने कपड़े निकले हैं, अब इसका क्या करना है। तब तक मैंने क्या किया, इस बीच में मैंने कुछ सैंपल्स बनवा लिए। मैंने कुछ कारीगर ढूंढा, मैंने कुछ सैंपल्स बनाए। ये पीछे आपको सैंपल्स दिख रहे होंगे, ये सारे जो सैंपल्स दिख रहे हैं, इसमें आपको डेनिम क्लोथ्स का भी दिख रहा होगा और कुछ आपको सलवार कमीज का भी दिख रहा होगा। ये सब कुछ है। ये सारी चीजें हमने बनवानी शुरू की।
इस बीच में मैंने एक स्टडी गूगल पे ही देखा, मैंने काफी कुछ मैंने राइटिंग मटेरियल ढूंढा कि भाई अगर हम इतना कर रहे हैं तो कई बार लोगों ने पूछा कि भाई आप किस आधार पे कह रही हैं कि आप बचत कर रही हैं और ये कर रही हैं। मैंने उनकी बातों को सुनने के बाद एक रिपोर्ट छोटा सा मैंने पढ़ने के बाद, काफी रिसर्च करने के बाद, इंटरनेशनल जर्नल्स को पढ़ने के बाद एक निकाला है। मैं आप सबके सामने इसको शेयर करना चाहती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक औसतन एक बेल यानी कि 500 पाउंड कपास जब हम उगाते हैं, एक एकड़ जमीन में उगाई जाती है उसको, इस एक बेल को उगाने के लिए 6 लाख गैलन पानी हमें लगता है। एक बेल जो हम कपास उगाते हैं उसके लिए 6 लाख गैलन पानी हम खर्च करते हैं। उतने में एक बेल कपास से हम क्या क्या बना लेते हैं आप देख लीजिए। 200 जीन्स, 300 बेडशीट्स बना सकते हैं, 800 शर्ट्स बना सकते हैं, 1200 टी शर्ट्स बना सकते हैं। सोचिए हम कितने बड़े तो इतना पानी खर्च करके कितना सारा गारमेंट बनाते हैं और उस गारमेंट को यूं ही फेंक देते हैं कूड़े में, जो कि एक तो कूड़ा बनता है और दूसरा वो पानी फिर हमें अगर थैले या कुछ और खरीदना है या कुछ और बनाना है तो फिर नया खरीदते हैं, उसके लिए भी कपास, अलग से कपास लगता है, अलग से पानी लगता है, अलग से पैसे लगते हैं, सब कुछ अलग से खर्च करते हैं। आप सोचिए इन चीजों को अगर हम रिसाइकल करते हैं, जैसे मान लीजिए 200 जीन्स इसमें लिखा है, मान लीजिए एक जीन्स को भी करते हैं और 200 लोग करते हैं, सोचिए कितना पानी बचाएंगे। इस तरह से अगर जब हम इतने कपड़े को रिसाइकल करते हैं तो 36 लाख गैलन पानी की हम बचत करते हैं। आप सोचिए जिस पानी के लिए यहाँ टैंकर आता है और लोग लाइन में लग के और पानी भरते हैं, इतना डिस्कम्फर्ट लेते हैं, और हमारा फ्यूचर भी सोचिए कि उसके बगैर क्या होगा। हम पर्यावरण का किस तरह से दोहन कर रहे हैं। तो इस तरह से हम बचत कर सकते हैं। इसमें मैंने पहले तो मैंने बड़ी कोशिश की कि कुछ लोगों को और जोड़ूं, कुछ और मुहिम चलाऊं, तो मैंने देखा वो बहुत सक्सेस नहीं हो पाया। लोग हर चीज में सोचते हैं कि अच्छा हम ये कर रहे हैं तो हमें इतना पैसे की कमाई हो, इतने पैसे की कमाई हो। ठीक है, कमाई अपनी जगह है, लेकिन हाँ, अगर हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, जो हमने खर्च किया, जो हमने लिया पर्यावरण से, अगर हम पर्यावरण को उतना नहीं देंगे तो अलग से तो कोई देने आएगा नहीं। हमारे समाज, हमारे देश, हमारी इस पृथ्वी पर रहने वाले लोग ही करेंगे। तो मैंने वहां से अपनी मुहिम शुरू की। सबसे पहला चुनौती आया परिवार की तरफ से। अरे आप इतना दिन भर खड़े होके और आप ये लगाते फिरते हो, क्या मिलता है? चलिए ठीक है, मेरे पास कोई जवाब नहीं था कि मुझे क्या मिलता है। आई डोंट नो, मैं उस टाइम नहीं जानती थी कि मुझे क्या मिलता है। सेटिस्फैक्शन बोलूंगी कि मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है, या मैं कुछ करना चाहती हूँ वो सेटिस्फैक्शन मिलता है, शायद वो नहीं समझते लोग। फिर हमारे सोसाइटी से पता नहीं क्या लीरे उठाती फिरती है लड़की, ये मिला। लेकिन चलिए कोई नहीं, आज वही लोग आते हैं मेरे पास, वही लोग चीजें बनवाते हैं, और मैं इसको एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मानती हूँ कि एटलीस्ट वो लोग इस चीज को समझने को तैयार हो गए हैं कि हाँ हमें करना पड़ेगा। मैंने अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें 3 चीजों के बारे में था कि हमारे यहाँ ई वेस्ट जो तैयार हो रहा है, जिसमें 2 चीजों की मैं बात कर रही हूँ, एक छोड़ रही हूँ, 2 चीजों की बात कर रही हूँ। एक जो ई वेस्ट तैयार हो रहा है, दूसरा गारमेंट इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकल रहा है, ये सबसे बड़ा वेस्ट है पूरे वर्ल्ड के लिए। तो देखिए, सिर्फ कपड़ा बनाने से कपास और पानी की वेस्टेज नहीं है इसमें। कपड़े को जो डाइंग करते हैं तो उसमें जो केमिकल लगता है, वो केमिकल भी तो कहीं ना कहीं फेंकते हैं हम, वो भी तो हम पानी को कर रहे हैं गंदा, वो भी तो हम धरती को गंदा कर रहे हैं। वो पानी और केमिकल धरती में जा रहा है तो हम धरती को भी तो गंदा कर रहे हैं, एक लेयर पूरा खराब कर दे रहे हैं। मुझे लगता है कि अब इसके बगैर काम नहीं चलने वाला। ई वेस्ट के ऊपर
काम हो रहा है। और मेरे ख्याल है जिस तरह से हम लोग जो पर्यावरण प्रेमी है, पर्यावरण को बचाने के लिए कपड़े का और इन चीजों का बचत कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा और ना खर्चा करना पड़े, उस तरह से उन लोग भी लगे हुए हैं। तो मैं सोचती हूँ कि हम सबको ये सोचकर कि ये हमारे अपने हिस्से की जिम्मेदारी है, अगर हम सिर्फ ये अपने हिस्से की जिम्मेदारी सोच के भी इसके लिए कुछ करना चाहें और कुछ करें, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा मुहिम बन सकता है। खासकर इसमें अगर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज अगर लग जाएं, बच्चे लग जाएं, स्कूल के बच्चे लग जाएं, क्लास 8 से अगर स्कूल के कोर्स ऑफ स्टडी में हम इसको ऐड करें, रिसाइकलिंग, मॉरल साइंसेस में जो हम पढ़ाते हैं उसमें एक चैप्टर ऐड करें, बच्चों को प्रैक्टिकल में समझाएं। कुछ ऐसा भी मैंने क्लासेस नहीं, वर्कशॉप्स कह सकती है, मैंने स्कूल्स में लिया है। बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, वो इतने सरप्राइज होते हैं कि अच्छा जीन्स का नीचे का हिस्सा काटा और ऊपर में एक डोरी हाथ से ही लगवा दिया, खूब अच्छा सा उसमें पेंट करवा दिया, उनके लिए बैग बन जाता है। और वो छोटी छोटी लड़कियां, छोटे छोटे बच्चे उसको लेके अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं खेलने। सोचिए वो कितने खुश होते हैं और कितना अच्छा हम मैसेज दे रहे हैं बच्चे को कि रिसाइकलिंग करनी है। तो मुझे लगता है कि स्कूल से स्टार्ट करना पड़ेगा और यूनिवर्सिटी तक इसको मुहिम के तौर पे लेना पड़ेगा, तो ही जाके हमें लगता है कि हम कुछ शायद कर पाएंगे। मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगी। अगर कोई मुझसे कोई सवाल पूछना चाहती है कि मैं इसको कैसे चलाती हूँ या आगे और क्या प्रोग्राम्स हैं मेरे दिमाग में कि आगे मैं और क्या सोच रही हूँ, तो मोस्ट वेलकम, आप लोग पूछ सकती हैं। थैंक यू सो मच मधुरा जी, आपने अपने पूरे इनिशिएटिव को जो आपने अभी तक चालू किया उसे काफी अच्छे से, काफी विस्तार से हमें समझाया। जो शायद हमारे दिमाग में सवाल थे वो हालांकि आपने कवर करे, लेकिन फिर भी जैसे भी आपने कहा कि आप इसे कैसे चलाती हैं और आप किन महिलाओं को अपने साथ जोड़ती हैं इस काम के लिए, उनके बारे में हम थोड़ा और जानना चाहेंगे कि जब से आपने इसे शुरू किया से लेके अब तक आपके साथ कितनी और महिलाएं जुड़ी, उन्होंने किस तरह से आपके साथ सहयोग किया और उन सबका कितना, जैसे अभी आपने बताया हमें कि कपास के क्या फर्क पड़ा उसके ऊपर, या किस तरह से उनको ये नॉलेज आपने किस तरह से दी, इस बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, मैंने 2018 में इसको 2013 में इसको स्टार्ट किया। शुरू में मैंने 2 मेल कारीगर से शुरू किया, फिर मैं इस इंडस्ट्री में जब घुसी और स्लम्स में या इन जगहों पे जहाँ पे कारीगर होते हैं, टेलर होते हैं, वहां पे मैं जब घूमने लग गई, वक्त बे वक्त जाने लग गई, तो मैंने देखा कि यहाँ पे ऐसी औरतें भी हैं जो सिलाई तो जानती हैं पर उनके पास व्यवसाय नहीं है। तो मैंने उन लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया, व्यवसाय कह के कि मैं तुम्हें व्यवसाय दूंगी, तुम ये तो जानती हो ना, चलो मेरे साथ जुड़ो, मेरा ये काम करके दो। उनको पैसे दिए और उसके बाद समझाना शुरू किया कि भाई देखो, तुम पैसे की बचत तो कर ही रही हो और साथ के साथ देखो तुम पर्यावरण को कैसे बचा रही हो। तो लगभग कुछ औरतें तो जो ऐसी थी जो सीखी हुई थी, कुछ औरतें बिल्कुल रॉ थी जिनको कि हाथ के काम से शुरू करके मशीन तक पहुंचाना, ये भी हम लोग का साथ साथ में प्रोग्राम चलता रहा। तो जैसे हमारी फैक्ट्री में मान लीजिए काम चल रहा है, तो 4 मशीन के ऊपर अगर कारीगर काम कर रहे हैं तो आपको पैनल काटना है, यहाँ से स्टार्ट किया। धीरे धीरे उनको इंटरेस्ट आने लगा, फिर दीदी हम मशीन पे भी बैठना चाहते हैं, तो उन्हें एक कारीगर को बोला कि आप इसको ट्रेन करोगी, सिर्फ पैनल सिलेंगी ये या आप सिर्फ बेल्ट बनाएंगी ये, इस तरह से करके लगभग 20-22 महिलाएं हैं जो बहुत अच्छे से सीख चुकी हैं, बहुत अच्छे से सीख चुकी हैं। हाँ, हालांकि कोरोना का इफेक्ट हमें पड़ा, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा और कई महिलाएं परिवार सहित गांव में वापस सेटल हो गई हैं। बट हमने इसका एक अल्टरनेटिव सोचा, हमारा काम तो ऐसे चलेगा नहीं, ये आपदाएं आती रहेंगी और रास्ता हमें निकालना पड़ेगा, उसके बगैर काम चलना नहीं है। तो हम लोगों ने सेक्टर 14 द्वारका में 1 सितंबर से
एक 4 मशीन का अलग से एक इंस्ट्रक्टर बनाने का कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं हम लोग। सब कुछ हो चुका है। फर्स्ट सितंबर से वो बिल्कुल ऑन हो जाएगा, जिसमें हम इंस्ट्रक्टर्स बनाएंगे और अलग अलग एरियाज में वो इंस्ट्रक्टर्स जाएंगी। उसको मैं पर्सनली ट्रेंड करूंगी, वीक में 2 दिन या 3 दिन वहां पे जाकर ट्रेंड करूंगी। सामान भी हम डोनेशन में लेंगे। जो इंडस्ट्री वेस्ट होता है, कपड़ों का कतरन है, ट्रिम्स के कतरन है, धागे फेंक देते हैं वो लोग, तो उन लोगों से कांटेक्ट करके उन लोगों से बातचीत भी हुई है, कई लोगों से मिलने की उम्मीद भी है और कई लोगों से आ भी चुका है। बल्कि आसपास के जो बुटीक्स है वहां पे हमने बात की तो उन लोगों ने पॉलिथीन भर भर के कपड़े मेरे शॉप पे पहुंचा भी दिया है, मेरे पास रखा हुआ है। वहां से फिर से ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करेंगे, जिसमें अलग अलग एरियाज में यही औरतें अपना एक व्यवसाय चलाएंगी इस मैसेज के साथ कि हम पर्यावरण के लिए भी कर रहे हैं और व्यवसाय के लिए भी कर रहे हैं। ये अलग अलग दिल्ली के अलग अलग एरियाज में ये बैठेंगे अपनी अपनी जगह पे, जहां उनका घर होगा, जहां भी वो रहती हैं, वो वहां बैठेंगी और वहां पे वो ये काम चलाएंगी सक्सेसफुली। उसके लिए मैं जब तक उनका सक्सेसफुल नहीं हो जाता मैं उनके साथ रहूंगी, मैं उनको पूरा गाइड करूंगी और पर्सनली इंस्ट्रक्टर्स बना के 4-4, 5-5 जो भी है, 4 मशीन अभी तो फिलहाल हम सिर्फ 4 मशीन लगा रहे हैं। और इस बीच में मुझे उम्मीद है कि अगर अगले 1 साल में कुछ सिचुएशन सही होता तो वो औरतें भी वापस आएंगी, तो उनको भी एज ए इंस्ट्रक्टर और या एज अ टेलर मैं यूज करके फिर आगे भी हमारा काम इसी तरह से चलता रहेगा। जी मंजुला जी, एक और सवाल जो मेरे दिमाग में आता है जब आप ये बात कहते हैं कि आप इंडस्ट्री से सारा वेस्ट कलेक्ट करते हैं और वहां से फिर आप उनको यूज करते हैं, तो जब आपने ये शुरुआत करी तो क्या आपको कोई डिफिकल्टी हुई इंडस्ट्रीज को अप्रोच करने के लिए? क्या वो लोग चाहे वो वेस्ट है, कई बार वो लोग नहीं अपना सामान देना चाहते या उनको लगता है कि इससे क्या करेंगे ये लोग, या कई सारे सवाल होते हैं, तो उस टाइम पे आपको कुछ डिफिकल्टी हुई, कोई कठिनाइयां हुई, आपने किस तरह से उसको हैंडल किया? और अब चूंकि आप एक ऐसे लेवल पे हैं जहां आप उसे एक व्यवसाय की तरह लेके चल रहे हैं, तो अब किस तरह से ये इंडस्ट्रीज आपके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं? क्या उसमें कोई अंतर रहा आज तक? देखिए, इंडस्ट्री वाले कभी देने को तैयार नहीं होते, वो कभी देने को तैयार नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये इन चीजों का कोई महत्व नहीं रह जाता। हालांकि कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो CSR के तहत वो लोग करते हैं, वो लोग रिसाइकलिंग करते हैं, पर उनका हमें ज्यादा, मेरे पास डेटा नहीं है, मैं अपने उस पे चलती हूँ, तो वो बहुत कम देते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा हमें आसपास के बुटीक वाले दे देते हैं। मेरा काम उससे ही चल जाता है। आसपास के बुटीक वाले के पास भी एक दिन में 2 से 3 कट्टे कतरन फेंकते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊं, आपको विश्वास नहीं होगा, कई बार 1-1 मीटर का टुकड़ा भी निकल आता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ छोटे कतरन फेंकते हैं, वो 25 सेंटीमीटर से लेके 1 मीटर तक के टुकड़ा भी निकल आता है और उससे बड़े अच्छे पाउचेस बन जाते हैं। बेटे ये पाउच देना, मैं आपको पाउच दिखाती हूँ अभी। हाँ, बहुत सुंदर पॉउचेस बन जाते हैं जो ये महिलाएं बनाती हैं और फिर लोग बड़े आराम से खरीदने को तैयार हो जाते हैं। हाँ, दूसरी तरफ ये इंडस्ट्री वाले नहीं देते हैं, तो हम कत्तर मार्केट जाते हैं जहां इंडस्ट्री वेस्ट इकट्ठा होता है, वहां से हम खरीद के लाते हैं। ये आप देखेंगे दिल्ली में जहां भी इंडस्ट्रियल एरिया है, ये देखिए, ये देखिए, इसके पूरे सेट्स बन जाते हैं, 3 के 2 के, इस तरह से पाउचेस बन जाते हैं। जो इससे भी छोटा होता है, उससे वो ज्वेलरी डाल के ऐसे खींच के जो डाल के छोटा सा पोटली बनाते हैं, वो बन जाता है। तो फिर हम खरीदते भी हैं। और अभी फिलहाल कोविड के टाइम पे हम इंडस्ट्री में जाके ला भी नहीं रहे, क्योंकि वहां पे काफी लोग काम करते हैं, तो हमें ये रहता है कि पता नहीं कोविड का कुछ ये ना हो, तो इसलिए हम बेटर अभी आसपास के बुटीक से ही ले रहे हैं और वहां से ही हमारा काम चल रहा है। जी, थैंक यू मंजुला जी, पूरा आपने बड़े विस्तार से समझाया। मेरे एक और सवाल जो मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि जब आपने बात करी कि आपका बहुत एक पैशन था, जब आपने वेस्ट देखा, जब आप बड़े शहर में आई, आप किस तरह से एनवायरनमेंट की तरफ काफी ज्यादा हमेशा से आपका झुकाव रहा,
उस सबको देखते हुए अभी आपने ऑलरेडी काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे कपास के लिए इसका एक महत्व है जो आप काम कर रही हैं। उसके अलावा कोई ऐसा इनिशिएटिव या आपके मन में ऐसा कोई जो आपको लगता है कि इस काम से किस तरह से एनवायरनमेंट में और बेनिफिट हो सकता है, या और जो है हम एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए या अपने रिसोर्सेज को बचाने के लिए हम ऐसा क्या काम कर सकते हैं जिससे हम आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनके लिए कुछ अच्छा, कुछ बेहतर छोड़ के जाए? देखिए, सबसे पहली बात, हमें प्लास्टिक को रोकना है। इससे आप भी सहमत हैं? इससे आप भी सहमत है ना? तो प्लास्टिक को रोकने के लिए हमें उस इंडस्ट्री वेस्ट को उठा के क्यों ना हम प्लास्टिक को रोक लें। हम जो इंडस्ट्री वेस्ट उठा रहे हैं उसे थैले बना बना के हम देंगे ना, हम दुकानदारों को भी देंगे, हम लोग भी यूज करेंगे, हम अपने घर का यूज करेंगे। जो लोग घर में नहीं सिलाई करती हैं, नहीं जानती हैं, नहीं करना चाहती हैं, उनको हम बहुत चीप रेट पे ये थैले प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लिए मुहिम चाहिए। मैं चाहती हूँ, मेरी दिली इच्छा यही है कि ये स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक बिल्कुल छा जाए। सारी यूनिवर्सिटीज साल में एक बार, 2 बार या महीने में जैसे भी उनको अच्छा लगे, कम से कम कुछ स्टॉल होल्ड करवाए, जिसमें फिर क्या होगा पता है, बच्चे ना प्राउड फील करेंगे कि हम इन्वायरमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं, हम कुछ बचत कर रहे हैं। अभी खूब खरीदने में प्राउड फील करते हैं, फिर उस खरीदे हुए चीज को बचाने में प्राउड फील करेंगे। अब बचत कहाँ? हम तो ये सोच रहे कि हम ये बचत करें कपड़े का, हम बचत करें पैसे का। नहीं, आप एनवायरनमेंट के लिए बचत कर रहे हैं। आप दूरदर्शिता से देखें तो बहुत बड़ा मुहिम हो सकता है और बहुत बड़ी बचत हो सकती है। आप ऐसे देखिए, धागा, अभी तो सिर्फ कपड़े की बात करी है मैंने, उसमें क्या क्या लगता है? मेटल्स, बटन्स लगते हैं, प्लास्टिक के बटन्स लगते हैं, मेटल के बटन्स लगते हैं, केमिकल वाले कलर लगते हैं, एजो होता है उसके अंदर। आप सब साइंस के स्टूडेंट हैं। एजो होता है जो कि बिल्कुल अमेरिका में और इन जगहों पे इंटरनेशनल बिजनेस का आप कोड ऑफ कंडक्ट देखेंगे, उसमें बिल्कुल ही क्रॉस है नहीं करना, लेकिन हम कई जगह पे यूज होते हैं और भारत में खासकर यूज होते हैं, डोमेस्टिक मार्केट में खासकर यूज होते हैं। अगर हम इन चीजों के प्रति कॉलेज में अवेयरनेस फैलाएंगे तो ही अवेयरनेस हो सकता है। आपको लगता है कि हम किसी कम पढ़े लिखे लोगों को अगर एजो के बारे में कुछ बोलेंगे तो पता चलेगा? हम उनको किसी और लेवल से अवेयरनेस फैलाएंगे, लेकिन कॉलेजेस में हम शिक्षा को सहारा लेके और अवेयरनेस फैलाएंगे, स्कूल में शिक्षा का सहारा लेके अवेयरनेस फैलाएंगे। और मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कम्युनिटी हम कहीं और पकड़ सकते हैं। यहाँ पे भी बहुत बड़ा कम्युनिटी मिल रहा है। गांव हो, देहात हो, शहर हो, छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, मेट्रो सिटी हो, हर जगह स्कूल है, हर जगह कॉलेज है। अगर आप ऐसा सोचिए ना, अगर हम हर जगह कहते हैं कि बच्चे एक जीन्स लाएंगे और उससे उनको बैग बन के मिलेगा, सिर्फ 200 रुपए देने हैं बस। बच्चे तो बाजार से बैग खरीदते हैं ना। आप सोचिए कितना कपड़ा बचा लेंगे वो बच्चे। दूसरी तरफ ये जो बैग आता है बाजार में, जब ये फटता है, क्या आपको यूज कर पाती है उसका? वो कूड़ा ही बनता है ना सीधा सीधा, उसका कोई भी पार्ट यूज नहीं होता, कोई भी पार्ट यूज नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो फैब्रिक होता है उस फैब्रिक को रिसाइकलिंग नहीं हो सकती। दैट इज ओनली वेस्ट। और ये जो बैग फटता है, जो हमारा बैग फटता है, जो कपड़े का है, एक तो ये हम रिसाइकलिंग कर रहे हैं, इसको स्टिच भी करा सकते हैं। वो स्टिच करने के बाद दोबारा नहीं चलता, वो हर 15 दिन के बाद फटेगा। पर इसको आप स्टिच करा लो। कहीं से सिलाई अगर कच्चा रह गया है, मान लीजिए 2 साल, 1 साल बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद फट जाता है, आप स्टिच करा लो, आपका फिर से चलेगा। तो ये लॉन्ग लास्टिंग चलता है। हम और आप जैसे लोग बड़े स्तर पे सोच सकते हैं, लेकिन जो आम जनता है इसको बहुत छोटे स्तर पे सोचती है। उनकी सोच को ब्रॉड करना है, सोच को बढ़ाना है कि भैया देखिए आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे बचा रहे हैं, और कितनी बड़ी बचत हो रही है, और कितना हम धरती माता को और ये पर्यावरण को, पौधे को, पेड़ को, और ये जो ग्लोबल वार्मिंग, हम सबके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। और हर लोगों को अपने हिस्से का खुद करना ही पड़ेगा। ये आज मैं कह रही हूँ ना, ये करना ही पड़ेगा, ये आप भी समझते हैं, ये बात समझानी पड़ेगी जनता।
मधुरा जी, आप जब भी आपने जब शुरू किया, जब अभी आप कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे भी तो कुछ ना कुछ वेस्ट जनरेट होता होगा जो कि बैग बनाने के बाद भी बच जाता है, उसका कहाँ यूज रहता है और उसको आप कहाँ पे आगे करते हैं? अभी कोई यूज नहीं है, अभी कोई यूज नहीं है। कतरन बहुत छोटा इकट्ठा होता है, लेकिन उसका यूज भी है, उसका यूज भी है। देखिए, मेरी फ्यूचर प्लानिंग्स है जीरो वेस्ट फैक्ट्री फॉर रिसाइकलिंग। हम जो देखिए, आप भी मानती हैं कि अभी मार्केट ऐसा है कि हम सबके पैर रुक गए हैं। मेरी प्लानिंग 2019 मतलब ये स्टोर खोलने के 1 साल के अंदर अंदर कर लेने की थी कि आसपास के जितने वेस्ट हैं हम उठाएंगे, और बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम रिसाइकल्ड रुई बना सकते हैं इन कतरन से। हम कपड़ा उठाएंगे, कपड़े की सेग्रीगेशन होगी, जिस कपड़े का जो साइज होगा, जिस तरह की थिकनेस होगी, जिस मजबूती की होगी, हम उसी हिसाब की चीजें बनाएंगे। जैसे अगर बहुत मोटा कपड़ा है तो हम उस 20 किलो वजन रखने जितना बैग बना सकते हैं, एयर बैग बना सकते हैं, अटैची बना सकते हैं। अगर बहुत डेलिकेट और सोफिस्टिकेटेड सा बनारसी का कोई टुकड़ा आ गया, उसके हम पाउच बना सकते हैं, रनर बना सकते हैं। अंततः कहीं ना कहीं ये छोटा टुकड़ा तो निकलेगा ना, कतरन तो निकलेगा ना। जो टेलर बैठ के कटिंग करता है, उसको उठाया और उस मशीन में डाल दिया और रुई बन के निकल गया। जीरो वेस्ट, कोई वेस्टेज नहीं होगा। दिस इज माई ड्रीम प्रोजेक्ट और मेरा ये फ्यूचर प्लान है, और मैं करूंगी। थोड़ा सा मार्केट का मुझे भी बहुत इफेक्ट पड़ा है, बहुत इफेक्ट पड़ा है इसका, तो मैं थोड़ा सा संभल जाऊं इस मार्केट से, थोड़ा सा मार्केट संभल जाए, देन आई विल स्टार्ट वेरी सून। और मैं आप लोगों का भी सही निमंत्रण दूंगी कि उसमें जरूर विजिट कीजिएगा। आई थिंक हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ सवाल आपसे पूछना होंगे, तो आई थिंक ओवर टू देम। जी, आवाज आ रही है मधुराज मैम? जी जी आ रही है। नमस्कार मैम। पहले तो आपने अपनी तो हमको बहुत प्रेरणा मिली है। एक और तरह की चुनौती जो शायद आपको फेस करनी पड़ी है, मैं उसके बारे में आपसे प्रश्न करना चाहूंगा कि एक तो होता है कि हमने प्रोडक्ट को बना लिया, ठीक है, लेकिन जब हम उसे बाजार में उतारते हैं उपभोक्ताओं के बीच में, तो क्योंकि बाजार में और भी तरह के विकल्प मौजूद हैं, तो उन विकल्पों के बीच हम अपने इस तरह के प्रोडक्ट को किस तरह से लोगों में ले जा पाए कि वो ज्यादा से ज्यादा इसका उपभोग करें। क्योंकि हम बना तो रहे हैं, लेकिन लोग इसको कितना एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। अभी तक आपका क्या इसके प्रति एक्सपीरियंस रहा है कि लोगों में एक्सेप्टेंस कैसा है? बाजार में जब सामान जाता है तो आपको क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? मैं उन चुनौतियों के बारे में आपसे जानना चाहूंगा। धन्यवाद। देखिए, इस चुनौती से निपटने के लिए मुझे बहुत धैर्य रखना पड़ा। मैंने क्या बोला आपको कि 4 साल तक मैं लगी रही। 4 साल छोटा पीरियड नहीं होता। लोग आज दुकान खोलते हैं, आज बिजनेस शुरू करते हैं और सोचते हैं अगले महीने से कम से कम 1,50,000 रुपए तो आ जाए। मैंने ये कभी नहीं सोचा। अगर आप किसी ध्येय के लिए कुछ करते हैं तो आपको बहुत पेशेंस की जरूरत होती है। पहले तो लोगों ने बनवाया, देखिए, पहले मैं सैंपल लेके गई और बहुत कम खर्चे, अपना खर्चा बहुत कंट्रोल किया, और पहले तो मैंने सैंपल लगाया, लोगों ने एक एक पीस बनवाया। वही लोग जिन लोगों ने बनवाया था ना, माउथ टू माउथ, एक एक बंदे ने 10-10 लोगों को भेजा। मेरा सबसे बड़ा जो एडवर्टीजमेंट का पार्ट था वो माउथ टू माउथ था, बिकॉज ऑफ क्वालिटी। चूंकि मैं इस इंडस्ट्री से हूं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स कंज्यूमर को आता है उसके ऊपर मैंने बहुत ख्याल रखा, जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रसिद्धि मिली, खासकर द्वारका में। मैं द्वारका के बाहर भी लगाया, जगह जगह लगाया। इनफैक्ट मैंने डीयू के भी किसी कॉलेजेस में अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन बाहर से बहुत ज्यादा मुझे ऑर्डर्स नहीं मिले। लेकिन द्वारका में, एक द्वारका के एरिया में मैंने बहुत कुछ अचीव किया। और अब मैं बताती हूँ, पहले पता नहीं शायद कॉर्पोरेट्स में या शायद कॉलेजेस में या कहीं ना कहीं उन लोगों को भी या शायद पढ़ने को मिला है, कुछ ना कुछ उन लोगों को इंटरेस्ट जागृत हुआ है, वो खुद आ रहे हैं मेरे पास। कहीं ना कहीं जो भी आते हैं, आज तक मैं पूछती हूँ उनसे, 8 साल 9 साल हो गए मुझे काम करते हुए, मैम आप कहाँ से सुनकर आ रही हैं? जो भी नया कस्टमर होता है, मैम आप कहाँ से सुनकर आ रही हैं? और मैंने नए जो एडवर्टीजमेंट का तरीका है उसको भी अपनाया। जैसे फेसबुक लाइव करती हूँ, बीच बीच में फेसबुक लाइव करती हूँ, उससे भी बहुत लोग मिले हैं। अब इससे क्या है
कि प्रोडक्ट अच्छे और फैशनेबल ट्रेंडी अगर बनाते हैं तो लोगों को ये लगता है कि अच्छा ये बिजनेस कर रही तो हम भी कर सकते हैं। अरे कहीं ना कहीं अगर वो बिजनेस भी कर रही है तो बचत तो हो रही है ना, बचत तो हो ही रही है ना। दूसरी बात, मैंने कुछ अपना एक ब्रांड लॉन्च किया अवतारा, आज से 3 साल पहले। मैंने मॉल में एक स्टॉल लिया किराए पे, 2000 पर डे वो लेते थे मेरे से। मैंने वहां पे जितने यंगस्टर्स आते थे सबको कहती थी फीडबैक भरो मेरे एक एक प्रोडक्ट के ऊपर। जो भी प्रोडक्ट नॉर्मल लगा आपको कोई जरूरत नहीं है उसके बारे में लिखने की, लेकिन मैंने जैसे लैपटॉप डेवलप किया था, लैपटॉप में आपने देखा आपको क्या कमी लगी और क्या अच्छा लगा। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में, क्योंकि आफ्टर ऑल मुझे तो आपको बेचना है ना, मुझे कंज्यूमर को बेचना है। कंज्यूमर उसके बारे में क्या सोचता है ये बहुत जरूरी एस्पेक्ट था। अगर मैं उसके बारे में नहीं जानूंगी तो मैं आगे उस प्रोडक्ट को और अच्छा कैसे करूंगी, कॉम्पिटिटिव कैसे बनाऊंगी। जो मार्केट में चीजें हैं तो वो उन लोगों ने जो फीडबैक दिया उससे जो मैंने ऑल्टरेशन कर करके अपने प्रोडक्ट को फाइनल प्रोडक्ट पे पहुंचाया, वो मुझे बहुत फायदा किया। इसके अलावा सोशल मीडिया तो है ही, मैं सोशल मीडिया का सहारा भी लेती हूँ, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी भी होती है। और स्मिता सुंदरम जैसे जो लोग हैं जो पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा वो है, ये लोग भी हैं जो थोड़ा एक कभी कोई मिल जाता तो जरूर बताती है कि भाई मधुरा जी है जो ऐसा ऐसा काम करे, आप बनवाना चाहती है तो उनसे मिल लीजिए। तो इस तरह से, और फ्यूचर में मैं ये उम्मीद भी करती हूँ कि आप लोग भी सब मुझे जरूर आगे रेफर करेंगे कि मैडम ऐसा काम करती है। तो जी जी मैम, निसंदेह। मैम मेरा एक अंतिम प्रश्न और होगा आपसे। मुख्यतः हमारे जो श्रोतागण हैं वो हमारी छात्राएं हैं जो कि आप ही की तरह ऐसा कुछ बड़ा करना चाहती हैं, चाहेंगे, और आपसे निसंदेह बहुत कुछ सीखने को आज मिला है और आगे भी आपसे जुड़े रहेंगे तो मिलता रहेगा। मेरा एक प्रश्न है कि आपने धैर्य की बात की, और चूंकि आप एक घरेलू परिवेश में हैं तो एक घरेलू परिवेश में रहकर जहां पर आपके पास इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों के साथ ऐसा कुछ करना जिस पर पहले प्रश्न उठाए जाते हैं, उसके बाद आपने खुद को मानसिक रूप से कैसे तैयार किया? बिकॉज ये एक चुनौती है जो अक्सर कोई भी महिला सबसे पहले कुछ करने के लिए निकलती है तो उसे सबसे पहले फेस करना पड़ता है। तो आपने अपने आप को मानसिक तौर पर कैसे मजबूत किया, वो अगर आप बताएंगे तो हमारे जो श्रोतागण हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होगा। देखिए, पूरी दुनिया सेटिस्फैक्शन के पीछे भाग रही है, मानसिक सेटिस्फैक्शन। मैंने जॉब किया, मैंने स्कूल में सबसे पहले जॉब किया। छोटे बच्चों, मेरा बेटा बहुत छोटा था, उसको स्कूल में एडमिशन कराया और वही मैं भी लग गई। पहले स्कूल में जॉब किया, उसके बाद गारमेंट इंडस्ट्री में गई। मैंने कहीं भी इतना सेटिस्फैक्शन कभी नहीं पाया। मैं बताऊं आपको, जब कोई जीन्स देके जाता है या बिल्कुल फेडेड सा चादर या कुछ ऐसा जो उनके यहाँ यार मैंने खरीद तो लिया लेकिन पहन नहीं पा रही हूँ। अब कल की बात बताती हूँ, किसी ने मुझे कुर्ता दिया था, उससे मैंने उनको इस तरह का टोट बैग बनवा के दिया। ऐसा वो जब लेके आई, उसमें फिर दूसरे दिन कल फिर आई कि मुझे और भी सामान बहुत सारा इकट्ठा है मधु जी, मैं अब शिफ्ट कर रही हूँ द्वारका से, तो मुझे और भी चीजें बनवानी है। मैं खुद नहीं पहचान पाई कि वो बैग मैंने ही बनवाया। तो ये जो सेटिस्फैक्शन है ना, ये ड्राइव है मेरे लिए। ये जो सेटिस्फैक्शन, मतलब अंदर से ऐसी खुशी जिसको मैं बयान नहीं कर सकती। तो देखिए, एक तो जो भी बच्ची, जो भी लड़की, जो भी लड़का इस चीज को करना चाहता है, उसको कहीं ना कहीं एक, कहते ना, एक ऐसा हद, पागलपन की हद किसी चीज को करने की, वो अगर है, अगर उसके अंदर अवेयरनेस भी है कि मुझे पर्यावरण, वो जरूर कर लेगा, पक्का कर लेगा। क्योंकि इतना सेटिस्फैक्शन है जो बिल्कुल, मतलब आप ये सोचिए ना कि कोई इतना पर्दा भी कटिंग करके और उसको अल्ट्रेशन कराता, मैं कहती हूँ वो कपड़ा ले आना और उसका भी कुछ ना कुछ बना देती हूँ। जब वो बन के आता तो कहती यार इतना पर्दे का टुकड़ा मैंने तो कब का फेंक दिया, और ये भी फेंकने वाली थी। आप सोच सकते हैं कि आपने अल्ट्रेशन करा के इतना जीन्स का टुकड़ा निकाला, मैं उसको भी यूज कर दूंगी। कैसे करूंगी वो मैं अभी नहीं बता सकती, लेकिन जो जैसे ही टुकड़ा आता है ना, मेरा दिमाग चलना शुरू हो जाता है कि अब इसको कैसे यूज करना है। देखिए, हमें यंग जनरेशन को एक दिशा देनी पड़ेगी, सोच की दिशा। ये सोच की दिशा तब आती है जब आप उस कल्चर में चले जाते हो। अब मेरी माँ का कल्चर था तभी तो मेरी सोच गई ना, अदरवाइज आसमान से तो डायरेक्ट मेरे अंदर आइडियाज नहीं आए होंगे।
जरूर कोई ना कोई कहीं ना कहीं से देखा सुना, उसके साथ जिया, तभी तो आया ना। पर प्रकृति प्रेमी तो मैं थी ही, लेकिन जैसे से बड़ी हुई और माइंड मैच्योर हुआ और मुझे लगा कि इतना बर्बादी, और जैसे ही मैं इंटरनेट पे सर्च करना शुरू किया और ये जो डेटा मुझे मिला, मैंने कहा ये तो बहुत जबरदस्त हम बचत कर सकते हैं। जैसे से माइंड मैच्योर हुआ ना, तो मुझे ड्राइव मिलता चला गया कि मुझे करना है। और एक बात और बता देती हूँ, आए दिन नेगेटिव कमेंट्स, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं कभी भी नेगेटिव कोई बोलता तो मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ता, मैं सोच लेती मुझे करना है तो करना है। ये जो ड्राइव है ना, मुझे लगता है मैं इसलिए कर पाई। बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला, गुस्सा बहुत आया, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा जवाब काम करके देना, मुंह से नहीं देना। तो अगर ये सोच है ना, वो कर लेंगे, बच्चे भी करेंगे। और वो पता है, अगर कहीं आप जॉब करते हो, सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो जो मेंटल पीस खराब होता है, उसके सामने ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत बड़ी चीज है कि आप खुशी का अनुभव करते हैं काम करते समय, और पैसे भी कमाते हैं। अगर पैसा इसको जोड़ दिया जाए, देखिए समाज सेवा के लिए आप अगर रिसाइकलिंग कर रहे हैं तो खर्चे तो इसके भी है ना, और अगर हम किसी को काम दे रहे हैं तो उनके लिए भी तो हमें कमाना पड़ेगा ना, तभी तो हम उनको पैसे देंगे। तो अगर इसको व्यवसाय के साथ जोड़ दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि यंग जनरेशन के बच्चे इसके साथ नहीं जुड़ना पसंद करेंगे, क्योंकि करियर तो उनको भी बनाना ही है। अगर ये इसी में करियर बनाएंगे और उनकी दिशा, सोच की जो दिशा है इसी तरफ मोड़ दिया जाएगा, तो मुझे लगता है कि वो बच्चे भी कर लेंगे। फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन क्या बोलता है, कौन क्या सोचता है। धन्यवाद मैम। एनीवन एल्स, किसी और को कोई भी सवाल मधु जी से पूछना है तो पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मीनवाइल मैम, मेरा एक सवाल प्रिंसिपल मैम आपके लिए है। आपसे ऑलरेडी हमने इकोलॉजिकल फेमिनिज्म के बारे में काफी डिटेल सुना, आपने अपना पर्सपेक्टिव बताया कि हम कैसे ऑपरेशन की तरफ नहीं लेकिन प्रेजर्वेशन की तरफ जा रहे हैं। मतलब मेरे दिमाग में मुझे सवाल आता है वो बेसिकली ये है कि जिस तरह से हमने मधु जी का एग्जाम्पल लिया कि वो बीइंग वुमेन अपना क्या कॉटन के लिए क्या प्रिजर्वेशन अपने लेवल पे कर रही हैं, जितनी भी यहाँ पे अभी हम क्योंकि गर्ल्स कॉलेज में हैं और यहाँ पे जितने भी लोग हैं हमारे साथ एसोसिएटेड, अभी जितनी भी लड़कियों ने हमारे साथ अभी ज्वाइन किया है, वो अपने लेवल पे ऐसा क्या कर सकती हैं बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ आवर कॉलेज, जो कि हम इकोलॉजिकल फेमिनिज्म के पर्सपेक्टिव से आगे पढ़ सके। या और इसी के साथ जो सवाल है कि आपकी इंस्पिरेशन इस तरह इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए हम कैसे रिलेट कर सकते हैं उसके साथ, क्योंकि शायद हम जब इंडिजिनस की बात करते हैं हम सिर्फ अपनी दादी नानी और जो पुराने जमाने में होता है हम थोड़ा उसमें रह जाते हैं, लेकिन मॉडर्न डे में हम उसे किस तरह से नाम इम्पैक्ट करके देख सकते हैं कि वो क्या है। सवाल मेरे लिए ही है ना मैम, आप भी जवाब दे सकती हैं। मुझे लग रहा था आप मुझसे पूछ रही है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। नहीं बिल्कुल मैम, एक्चुअली दोनों ही अपने मतलब आपका भी काम जो है वो इसी एरिया के अंदर ही है। तो पहले प्रिंसिपल मैम को। नुपुर, तुम्हारा जो क्वेश्चन मुझे समझ में आया कि हम बाकी चीजों की बात करते हैं, अभी मॉडर्न डे में हम क्या कर सकते हैं। इनफैक्ट जो हमारा मॉडर्न कल्चर है वो कंज्यूमरिज्म का कल्चर है। एंड जो आपने घोड़े के पहाड़ की बात की, वो बेसिकली हमारा कंज्यूमरिज्म का कल्चर शो करता है। और थोड़ी सी तीखी बात करूं तो आप एक गरीब परिवार के अंदर देखिए और एक अमीर परिवार के अंदर देखिए, कभी उसके गरीब परिवार कितना कूड़ा पैदा करता है और अमीर परिवार कितना कूड़ा पैदा करता है। और वो केवल परिवार तक सीमित नहीं है, वो नेशंस तक भी सीमित है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो गरीब कंट्रीज हैं, उनमें कितना कूड़ा प्रोड्यूस होता है और जो अमीर कंट्रीज हैं उसमें कितना कूड़ा प्रोड्यूस होता है, ये दोनों चीजें उसके अंदर हैं। तो मॉडर्न थिंकिंग तो हमारी वही हो सकती है कि जहां पर हम ये शुरुआत करें कि मिनिमम हमारे घर से किसी तरह का कूड़ा निकले, कूड़ा या जिसको कूड़ा ना कहे कि वेस्ट प्रोडक्ट,
जो कि हमारे लिए वेस्ट है और हम उसको वेस्ट की तरह बाहर थ्रो करने के लिए जा रहे हैं, हमें पता नहीं उसका क्या होगा। ऑल्दो बाहर हिंदुस्तान जैसी कंट्रीज में और सारी कंट्रीज में उसकी रिसाइकलिंग के लिए बहुत सारी चीजें सोची जा सकती हैं, बहुत सारी चीजें होती भी हैं, लेकिन जिस तरह से वो रिसाइकलिंग होती है और जो लोग उसमें रिसाइकलिंग में लगते हैं, तो उसमें भी एक बहुत बड़ी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो लोग अपने आप को बहुत ज्यादा, थोड़ी देर में 5 मिनट बात करो, वो लोग अपने आप को बहुत ज्यादा ऐसे एनवायरनमेंट में पाते हैं कि बहुत बीमारियां उनके साथ में और बहुत सारी चीजें लगती हैं। मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है सुधा मूर्ति का। तो अभी जब सुधा मूर्ति थोड़ी सी बड़ी हुई 60 साल की, तो उन्होंने करीब एक प्लेज ले ली कि वो कोई नया कपड़ा नहीं खरीदेंगी। जो भी उनके पास ऑलरेडी कपड़े हैं उन्हीं से उनको अपना फर्दर जीवन चलाना है। सुधा मूर्ति बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट नारायण मूर्ति की वाइफ है, खुद भी वो इंजीनियर हैं और खुद उन्होंने टाटाज में ज्वाइन किया था। उनको लिख के चिट्ठी कि महिलाओं को जो है वो इंजीनियर होने के बावजूद उतना सम्मान क्यों नहीं मिलता, वो उस समय की बात है। लेकिन आज की डेट में वो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में, और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन क्या, प्रकृति के साथ इतना जुड़ जाते हैं कुछ लोग, तो वही हमारी मॉडर्न सोच है। तो इस मॉडर्न सोच को हमें जब आगे लेके जाना है, और विमेन उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकती है, क्योंकि विमेन के पास वो सेंसिटिविटी है कि वो सोच को आगे लेके जा सकती है। आप जहां जहां से एग्जाम्पल्स ढूंढ के लाएंगे ना, आपको कहीं ना कहीं आपको वहां पे उसके बेस में वो विमेन नजर आ जाएगी। आप चाहे एंशिएंट इंडिया से एग्जाम्पल ले, चाहे मेडिवल इंडिया से ले, चाहे मॉडर्न इंडिया से ले। The most important thing is कि we have to move towards the conservation and we have to establish it as a modern thought. जहां हम कंज्यूमरिज्म को कि हम कुछ भी जाएं, हमें जरूरत भी नहीं है तो भी हम 4 टी-शर्ट्स खरीद के ले आते हैं, रोज हमें नया कपड़ा पहनना है, तो we have to move towards this thought कि this is a modern thought of conservation and we are modern because we are conserving. We are conserving each and everything. It will have ultimate impact on the planet on which we are living. So we have to make a movement. ये पूरा आपका एक आंदोलन चलना चाहिए, हमारा आंदोलन चलना चाहिए कि मॉडर्न थॉट क्या है। इट इज अ थॉट ऑफ कंज्यूमरिज्म और इट इज अ थॉट ऑफ कंजर्वेशनलिज्म। So this is, I think, you were asking. तो ये एक मूवमेंट की तरह जरूर चलना चाहिए। Right. Any other question which you have? I think एक question है जो मधुराज जी के लिए किसी बच्चे ने पूछा है कि what was your convincing point towards your family? Because the main problem with us is family support. Family needs a proper point. That's why you want to do it. तो मधुराज जी आप ऐसा है कि कन्विंसिंग पॉइंट तो यही था कि ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगी, घर में रहूंगी तो क्या कर लूंगी, अरे मैं अपने लीजर टाइम पे ही तो कुछ भी कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, मेरे पास बहुत टाइम है और उस टाइम को मैं यूज करना चाहती हूँ। और फॉर्चुनेटली मेरे हस्बैंड इसी साइंस बैकग्राउंड से ही है, तो उनको बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। तो जो मेरे इमीडिएट फैमिली था, जैसे मेरा बेटा है या मेरे हस्बैंड है, उनको बहुत ज्यादा कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ी। जो मेरे सेकेंडरी जिसको कह सकते हैं, जैसे मेरे पेरेंट्स की तरफ से, मेरे इन लॉज की तरफ से, उन लोगों को थोड़ा बताया और थोड़ा नहीं बताया, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सक्सेस हो गई तो अपने आप समझ गई कि नहीं, लड़की अच्छा कर रही है, नहीं अच्छी चीज है। तो मेन जो पॉइंट है वो आपको ये बताना है कि अगर हम कुछ नहीं करते हैं, मान लीजिए मैं एक घरेलू महिला की तरह घर में सिर्फ खाना बनाती और दिन भर सीरियल देखती और सो जाती, तो क्या हासिल हो जाता? मैंने उसी टाइम को तो यूज किया ना, सारा काम 1 घंटे में खत्म कर लिया, बाकी टाइम को यूज किया ना। तो मैंने सारी जिम्मेदारी निभाते हुए इसको किया।
और मुझे प्राउड होता है कि मैंने उस जिम्मेदारी को छोड़ के कुछ भी नहीं किया, कि वो जिम्मेदारी भी निभाई और अपनी धरती माता के प्रति की जिम्मेदारी जो बनती है वो भी निभाई। तो बहुत ज्यादा कुछ मुझे नहीं लगता कि अब के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स तो वैसे ही यंग हैं, मतलब हमारे पेरेंट्स काफी एजेड होते थे और उनके दिमाग में शायद ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। तो अब के बच्चों को मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा समझाना पड़ेगा कि हम ये, और आप जो मेन स्ट्रीम में काम कर रहे हैं ना उसके साथ भी कर सकते हैं इसको, जो भी मेन स्ट्रीम में काम कर रहे हैं, जैसे कहीं जॉब भी कर रहे हैं छुट्टी वाले दिन कर सकते हैं आप मेन स्ट्रीम के साथ भी, क्योंकि मैं मेन स्ट्रीम के साथ भी इसको चला रही थी, थोड़ा थोड़ा मेन स्ट्रीम के साथ भी चला रही थी। आप अपने शौक के तौर पे इसको जीवित रखिए और जैसे ही मौका लगे आप स्विच ओवर कर जाइए। ये बस अपने इच्छाओं को जीवित रखने की बात है, उसको जीवित रखना भी बहुत बड़ी बात है। पहले जीवित रखिए, फिर जैसे ही आपको सही मौका मिले स्विच ओवर कर जाइए। तो आप, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसे कोई मना करेगा कि तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम कोई बहुत गलत काम कर रहे हो। तो मेरा मेन कन्विंसिंग पॉइंट था कि मैं जो खाली वक्त है मैं उसको यूज कर रही हूँ, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये मेरा अपना वक्त है जिसको मैं यूज कर रही हूँ, जिसको कि सीरियल देखने में, टीवी देखने में, गप्पे मारने में औरतें बिता देती, मैं उसको यूज कर रही हूँ। मेरा मेन कन्विंसिंग पॉइंट यही था। थैंक यू सो मच मधुराज जी। और कोई और सवाल किसी और पार्टिसिपेंट का यहाँ पर जो भी हमारे साथ हैं? लक्ष्मी मैम, स्मिता मैम। मुझे ना एक और इंसिडेंट याद आ रहा है जिसको रेफर इट, सिंस ये कपड़ों की और रिसाइकलिंग की बात हो रही है, तो मुझे उस एक्ट्रेस का नाम नहीं याद आ रहा, वेरी फेमस एक्ट्रेस। व्हेन शी गॉट मैरिड तो उसने अपना जो लहंगा पहना था उसने बताया कि ये मेरी मदर की शादी का लहंगा है, इसको मैंने रीडू करके इसको पहना है। यामिनी गौतम, ओके। अभी हाल में हिमाचल में उसकी शादी हुई, उसने अपनी मम्मी का या शायद दादी का लहंगा उसको स्टाइल में रीयूज करके। इससे पहले भी करीब 5-6 साल पहले भी किसी एक्ट्रेस ने ऐसा किया, कहीं जोधपुर में उसकी शादी हुई थी, वेरी फेमस एक्ट्रेस। तो इट इज जस्ट नॉट, मतलब दीज थिंग्स शुड बी लेबल्ड एज जस्ट नॉट एज इमोशनल अटैचमेंट, बट our emotional attachment with everything around us, maybe our parents, our dada, or maybe this nature. So this has to be highlighted. और मैम मेरे काम में गारमेंट्स भी है, इनफैक्ट हम गारमेंट्स भी बनवाते। जब वो साड़ियाँ लेके आती है ना 20-25 एक साथ, मेरे काउंटर पे रख देती है कि इसका क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा। तो सबसे पहले मैं जो सबसे अच्छी वाली साड़ी होती है उसको साइड कर देती हूँ, इसका स्कर्ट बनवाओ, इसका सूट बनवाओ, इसका अनारकली बनवाओ, इसका ये बनवाओ। और एक मास्टर भी है, वो मंडे टू मंडे आते हैं हमारे पास, और जिनको गारमेंट्स के लिए जरूरत है वो उनसे कंसल्ट करो। मास्टर जी सामने बैठे होते हैं, मेरे सामने मेरे उसमें वो उनसे लेते हैं काम। और उसके बाद जो सेकेंडरी क्वालिटी का हो गया उसको हम लोग रनर्स है, कुशन कवर्स है, और जो थर्ड क्वालिटी है उसको बैग्स के लिए यूज करते हैं। बैग्स में भी जो अंदर रखते हैं, जो बेड के अंदर चला जाता है, जो डंपिंग बैग्स है, स्टोरेज बैग्स है, इस तरह के बैग्स यूज करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के जो कपड़े हैं उसको डिफरेंट टाइप से यूज करते हैं। So we can come out with this line that being modern is being conservative. Yes, absolutely. Thank you so much everyone to be a part of this webinar. Just to sort of consolidate whatever we've discussed so far, I think जिस तरह से मैम ने शुरुआत करी, इको फेमिनिज्म के बारे में हमें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, हमें इकोलॉजिकल फेमिनिज्म के बारे में पता होना चाहिए था कि हम किस तरह से सिर्फ ऑपरेशन पे फोकस करते थे, लेकिन अब हमें वुमेन एक्चुअली में क्या काम कर रही है। तो अगर हम एक छोटा सा भी एग्जाम्पल लें कि एक मदर अगर किचन के अंदर है और वो कुछ खाना बना रही है, तो उसी जिसमें वेस्ट बच गया उस वेस्ट को उसने खाद बनाने में इस्तेमाल कर दिया। और बाकी जो है हम व्हाट्सएप पे एक छोटी सी इमेज देखते हैं
कि दूध का अगर पैकेट भी आता है तो आप पूरा मत काटिए, क्योंकि वो छोटा सा टुकड़ा भी जो है प्लास्टिक का वो नुकसान पहुंचाएगा। तो आप एक छोटा सा कट लगाइए जिससे दूध निकाल के आप उसके अंदर से भी पानी डाल के उसको अपने खाद में, मैन्योर में यूज कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें शायद अगर हम सीख लें, या वो मॉडर्न हो नहीं हो, नेटिव हो, इंडिजिनस हो, शायद हमारी डेली प्रैक्टिसेस का अगर हिस्सा हो, तो वही सारा हमारा इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सार है शायद, जिसको हमें आगे आने वाली जनरेशंस के लिए तैयार करना है, ताकि जितना जिस भी, जैसे वैष्णवी ने जब शुरू में बहुत ही सुंदर तरीके से बोला, मैं शायद उसके बिल्कुल क्लोज भी नहीं हूँ, जिस तरह से उसने समझाया कि कैसे हमारी माँ जो धरती माँ है और वही हमारी माँ जो घर में है, उसने किस तरह से हमें संभाल के रखा है, और हम जितनी भी चीजें करते जा रहे हैं जो वेस्टेज से रिलेटेड है वो वापस हमारे पास आएंगी और वो हम ही को नुकसान पहुंचाएंगी। तो अगर हमें अपने लिए और उस माँ के लिए जो हमें सब खाना, पानी, राशन सब कुछ देती है, मतलब सिंपल सी चीज जो एयर हमें मिलती है, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम द मदर अर्थ इटसेल्फ, शायद उसके लिए हमें एक नई दिशा, एक नई सोच लेके आनी है, जो इकोलॉजिकल फेमिनिज्म के थ्रू हमारी कोशिश रहेगी कि वो आ सके, चाहे वो बच्चों में हो, चाहे वो जिसमें भी हो, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, जेंडर, एथनिसिटी, रिलीजन, वो एक सोच नहीं बन सके, एक नया एक इनिशिएटिव हो सके जिससे हम एक बदलाव ला सके टुवर्ड्स आवर एनवायरनमेंट। सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वेबिनार। इसी तरह से ये आज एक शुरुआत है, हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसी और कोशिशें आगे लगी रहें। आगे आने वाले समय में हम और विमेन एनवायरमेंटल जितने भी हमें विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो शायद एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए काम करती हैं, हम उन्हें लेके आए, उनके साथ उनके इनिशिएटिव के बारे में बात करें, उनके बारे में सुनिए कि उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा क्या किया जो एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करता है, उसके बारे में हम और डिस्कशन करेंगे आने वाले समय में। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वेबिनार, एंड मधु जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच वंडरफुल इनिशिएटिव व्हिच यू हैव डन, एंड इट्स अ ग्रेट प्लेजर आपको यहाँ पे बुला के। ये ऑनलाइन है, अभी ऑफलाइन होता तो और शायद मजा आता, बट होपफुली इन फ्यूचर विल डेफिनेटली ट्राई आपके पास आके वहाँ आपके इन प्रोडक्ट्स को देखने के लिए हम कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। नुपुर, एक फुल स्क्रीन करके सबका वीडियो ऑन करके एक पिक्चर ले जी मैम, ले सकते हैं। वी विल आल्सो टेक अ पिक्चर मैम। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज open your cameras and for the screenshot, and apart from that, students, please share the feedback link on this group, on the chat link here. The certificates will also be provided once you fill that form. सब अपना कैमरा ऑन कर ले तो जी जी। बहुत धन्यवाद अतिथि महोदया एंड प्राचार्य महोदया। आपकी संभाषण की शब्द गंगा ने हम सभी को अमृत पान करा दिया। अक्सर देखा गया है कि मनुष्य अपने जीवन में सद्विचारों का अनुपालन नहीं करता। आए दिन बड़े बड़े मंचों पर बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, झंडे, बैनर, पोस्टर आदि पर जितना फोकस होता है, नारे जयकारों पर जितना फोकस होता है, अनुपालन इसका दशांश भी नहीं होता। इसी मानवीय दुर्बलता को त्याग कर हमें माननीय अतिथि महोदया द्वारा समझाए गए विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करना है, तभी इस आयोजन की सच्चे अर्थों में सफलता होगी। पुनश्च बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you so much. Thank you, ma'am, for joining in. Thank you, Madhuji. For all the participants, the feedback link is here. आप feedback link भरेंगे तो आपके पास सर्टिफिकेट कुछ दिनों में आ जाएगा। प्लीज feedback link मत भरना भूलिएगा। अगर कोई भी ऐसे आपके पास, आपके आसपास कोई नेटिव विमेन है जो जिनको आप जानते हैं, हो सकता है आपके घरों में ऐसे आपके पेरेंट्स कुछ ऐसे इनिशिएटिव करते हो, तो यू कैन फिल इन दैट फॉर्म सो दैट वी कैन कनेक्ट विद देम और हम उनसे सीखें कि एक्चुअली में उनकी प्रैक्टिसेस का क्या महत्व है। सो प्लीज फील फ्री टू पोस्ट इट हियर। वी आल्सो हैव एन इंस्टाग्राम पेज, यू कैन फॉलो अस देयर टू नो मोर डिटेल्स एंड अपकमिंग वेबिनार्स। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू प्रिंसिपल मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। धन्यवाद मधुराज जी। थैंक यू मधुराज जी। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू मधुराज जी। थैंक यू। Thank you, ma'am.